बच्चों, आज हम भूगोल में पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे आज शीतोष्ण घास के प्रदेश। शीतोष्ण घास के प्रदेश। उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश। उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। किसके दक्षिण में बच्चों? टैगा प्रदेश के दक्षिण में। इन्हें शीतोष्ण घास के प्रदेश कहते हैं। शीतोष्ण घास के प्रदेश टैगा प्रदेश दोनों में 25 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन शीतोष्ण घास प्रदेश में सघन घास उगती है, तो टैगा क्षेत्र में सघन वृक्ष पाए जाते हैं। दोनों में अंतर यह है, शीतोष्ण घास प्रदेश और टैगा क्षेत्र में जो है अंतर यह है कि शीतोष्ण प्रदेश में सघन घास उगती है और टैगा क्षेत्र में सघन वृक्ष पाए जाते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि दक्षिण घास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, यानी पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती, अतः यहां घासें अधिक उगती हैं। इसके विपरीत उत्तर में ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है। ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है, इस कारण यहां मिट्टी में नमी बनी रहती है और इस कारण टैगा प्रदेश में पेड़ उगते हैं। मानचित्र में 2 प्रकार के घास प्रदेश पाए जाते हैं। दिए गए मानचित्र में घास के प्रदेशों के मैदानों की स्थिति देखिए और दोनों की तुलना कीजिए। तो जो इस चित्र में आप लोग देखिए, जरा समझिए इसको। ये हमारी जो है ये जो हमारी देखना, ये जो लाइन है ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है। और इस रेखा के अब आप देखिए, जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो यहां पर हमारे पाए जाते हैं कौन से? शीतोष्ण। ये है हमारे टैगा प्रदेश और ये जो नीचे है हमारे शीतोष्ण घास के प्रदेश। यहां पर घासें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर गर्मी पड़ती है, जिससे कि पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ के लायक नमी नहीं बचती, इसलिए इन प्रदेशों में यहां पर इन अक्षांशों में सघन घास पाई जाती है और उतने ही अक्षांश उत्तर में यहां पर सघन वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टेपी और प्रेरिज के नाम जानते हैं। ये जो है टैगा प्रदेश है, यहां पर सघन वृक्ष पाए जाते हैं। मानचित्र को देख करके बताना है दक्षिणी गोलार्ध में घास के प्रदेश का विस्तार क्यों कम पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास प्रदेश का विस्तार क्यों अधिक पाया जाता है। अर्जेंटीना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में घास के मैदान का विस्तार इसलिए कम पाया जाता है क्योंकि यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, जिससे कि मिट्टी में नमी नहीं बचती। तो कम नमी के कारण, सूखा प्रदेश होने के कारण से यहां पर घास के मैदानों का विस्तार कम है, जबकि उत्तर में यही जो है, क्योंकि वहां गर्मी कम पड़ती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, मिट्टी में नमी ज्यादा रहती है, इस वजह से यहां पर ज्यादा विस्तार पाया जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न था कि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के प्रदेश का विस्तार क्यों अधिक पाया जाता है। तो उसका यही कारण जो हमने बताया अभी। अर्जेंटीना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो शीतोष्ण घास के मैदान को हम ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हमको? डाउन्स कहते हैं। और अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहते हैं इसको? वेल्ड। और पंपाज में कहते हैं, पंपाज कहते हैं। साउथ अमेरिका में क्या कहते हैं उसको? पंपाज। और उष्ण घास के प्रदेशों को सवाना कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में सवाना, और आपके दक्षिण अमेरिका में लानोज, ग्रान चाको, अर्जेंटीना में इन नामों से इनको पुकारते हैं। रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। यूरेशिया में कार्पेथियन पर्वत से लेकर के अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। कहां से लेकर कहां से तक?
कार्पेथियन पर्वत से लेकर के अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। तो रूस में इसे स्टेपी कहते हैं। अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से लेकर के बड़ी झीलों तक इस घास भूमि का विस्तार है। अमेरिका में इसे प्रेरी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षाओं में ज्यादातर ये चीज पूछी जाती है। रूस में स्टेपी कहते हैं, अमेरिका में प्रेरी कहते हैं। और एटलस की सहायता से कार्पेथियन, अल्टाई और रॉकी पर्वत की स्थिति जाने और बताइए कि पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। भूगोल के पढ़ने के लिए मानचित्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। इस घास प्रदेश में दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई देते। शुरू में यूरोप से आए लोग जब उत्तरी अमेरिका में बसने लगे तो एक छोटी बच्ची ने लिखा, यह घास प्रदेश इतना सपाट है जैसे समुद्र हो और यहां पेड़ तक नहीं है जिनके पीछे छुपकर खेला जा सके। जलवायु। उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता होती है। महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है और यहां कई महीने तापमान हिमांक के नीचे रहता है और बर्फ जमी रहती है, साधारण गर्मी कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु से मतलब यह है कि यहां पर समुद्री जलवायु का कोई प्रभाव नहीं रहता है। गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी पड़ती है। वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन दोनों प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घासें अधिक। अधिकांश वर्षा गर्मी में होती है। शीतकाल में अल्प वर्षा हिम का रूप धारण कर लेती है। यहाँ की घासें मुलायम, लंबी और गुच्छेदार होती हैं। ये देखिए बच्चों, इन घास के प्रदेशों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु, ये आपको बारहसिंगा है और ये जंगली घोड़ा है और जंगली कुत्ता। जीव जंतु। एशिया के स्टेपी प्रदेशों में घने जंगलों में घोड़े, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेशों में कुत्ते व तेजी से भागने वाले बाइसन, दक्षिण अमेरिका के पंपाज में जंगली भैंसा, पंपा हिरण, रिया पक्षी, ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, कोकाबुर्रा आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। एशिया के स्टेपी प्रदेश में किर्गिज जनजाति और कज्जाज जैसे आदिवासी जनजातियां खानाबदोशी जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु पिछले कुछ दशकों में इनकी दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं। कुछ ही क्षेत्रों में इनका पुराना रूप रह गया है। पशुचारण पर जीवन यापन करने वाली जनजातियों में किर्गिज विशेष उल्लेखनीय है। मतलब किर्गिज जो जनजाति है उसका जो मुख्य व्यवसाय कह सकते हैं या जीवन यापन का जो साधन है वो पशुपालन ही है। कि दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के मूल निवासी हैं। कहां के? दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के मूल निवासी हैं। यह भी अपने पशुओं के चारे आदि तलाश में मौसम के अनुसार आते जाते हैं। ये भेड़, ऊंट, घोड़ा, बकरियां पालते हैं। अमेरिका के आदिवासी लोग पहले प्रेरीज प्रदेश में चरने वाले बाइसन, जंगली गाय बैल को हाँक कर रास्ते में चोरों से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंचाते थे। जो लोग यह जोखिम भरा धंधा करते थे उन्हें काउबॉय कहा जाता था। काउबॉय। ये देखिए बच्चों, काउबॉय देख रहे हैं, जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले चरवाहों को वहां काउबॉय कहते हैं। अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना दिए गए हैं। ये लोग सैकड़ों किलोमीटर लंबी जमीन पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना लेते हैं। इन्हें रैंच कहते हैं। क्या कहते हैं जो? रैंच। रैंच के बीच में मालिक अपने परिवार के साथ आधुनिक घरों में रहते हैं। जानवरों की देखभाल, इलाज आदि के लिए सेवक रहते हैं। इन्हें रैंच कहते हैं। रैंच के बीच में मालिक अपने परिवार के साथ आधुनिक घरों में रहते हैं। जानवरों की देखभाल, इलाज के लिए सेवक रखते हैं। उनके लिए सुविधाजनक घर बनवाते हैं। काउबॉय अब घोड़ों के साथ साथ जीपों एवं हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग करने लगे हैं। वर्तमान समय में घास के मैदानों में सभी प्रदेशों के अधिकांश भागों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके खद्यान्नों की खेती की जाती है। अब ये प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न भंडार व दुग्ध व्यवसाय के केंद्र बन गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे बने? आइए जानें। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश बड़े बड़े जोत वाले किसान हैं। इनके पास 500 से 600 एकड़ जमीन होना आम बात है। इतने बड़े जोत पर आप खेती कैसे करेंगे?
अमेरिका में कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ गेहूं, कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ मक्का, तो कहीं कई किलोमीटर सिर्फ टमाटर और कहीं कई किलोमीटर तक कपास, तंबाकू व सोयाबीन की खेती होती है, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं दिखाई देता है। क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ भारत में खेतों की जोत छोटी है और भूमि की जोत छोटी होने के कारण से फसलों में विविधता पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी फार्म मालिक अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ ट्रैक्टर, लेवलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनों से खेती का सारा काम किया जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने, अनाज निकालने के लिए किया जाता है। बीज, खाद, दवा छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अनाज को बोरों में भरने, ट्रकों में लादने, बंदरगाहों पर ट्रक से माल उतारकर जहाजों पर लादने के लिए मशीन की सहायता लेते हैं। हमारे भारत के किसान ऐसा नहीं करते, क्या कारण है? क्योंकि हमारे यहाँ खेत का आकार छोटा है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है और हमारे यहाँ अमेरिका की तुलना में उतनी संपन्नता नहीं है। खा है भूमध्य सागरी या रोम सागरी प्रदेश। भूमध्य सागरी या रोम सागरी प्रदेश। भूमध्य सागरी जैसा कि नाम है, भूमध्य सागर के पास पाई जाती है जलवायु। रोम सागरी कहते हैं जो बंद सागरों, रोम का मतलब बंद सागर के टाइप के जो सागर हैं, चारों तरफ जो बंद हैं, उनको हम रोम सागरी प्रदेश भी कहते हैं, भूमध्य सागरी। जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से भूमध्य सागरी प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा बच्चों, शीतोष्ण घास के मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? घास के लिए एवं खाद्यान्न उत्पादन के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए। घास, खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन के लिए शीतोष्ण घास के मैदान प्रसिद्ध हैं। उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर 3 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है। महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश, उत्तर अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में न्यूजीलैंड सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण भूमध्य सागरीय प्रदेश कहा जाता है। इसका अक्षांशीय विस्तार 30 से 40 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण। ये देखिए चित्र के द्वारा समझते हैं इसको। देख रहे हैं चित्र में जो है ये आपकी यहां से चली गई, ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहां से यहां जो है ये और ये 30 से 40 डिग्री, और इसी तरह इधर भी 30 अक्षांश से 40 अक्षांश साउथ, और ये नॉर्थ। इन यहां पर विस्तार पाया जाता है। ये देखिए यहां पर ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के चारों ओर जो देश पाए जाते हैं, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु। देखिए यहाँ पर कैलिफोर्निया में, और यहाँ पर चिली में जो है, और ये अफ्रीका के डकन स्वर्ग, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूजीलैंड के आसपास यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जलवायु भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? ग्रीष्मकाल गर्म और शुष्क होता है। शीतकाल साधारण एवं आर्द्र होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती है। शीतकाल में औसत तापमान 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्मकाल में 200 से 270 डिग्री सेल्सियस तक सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यह प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक एवं आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वार्षिक वर्षा का औसत 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। हमारे देश में किस ऋतु में अधिक वर्षा होती है? सोचकर अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायु दाब पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। कोई पूछे कि भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति क्यों होती है, तो उसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायु दाब पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ओक का वृक्ष। इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा की अधिकता, ग्रीष्मकाल सूखा रहने के कारण
विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये वनस्पतियां शीतकालीन वर्षा पर निर्भर रहती हैं, ग्रीष्मकाल की चिलचिलाती धूप में वाष्पीकरण से अपनी रक्षा करती हैं। रोम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्वविख्यात है। इनमें प्रमुख है नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, शहतूत, जैतून, अंजीर आदि। सोचकर बताएं, यहाँ के वृक्ष ग्रीष्मकाल में वर्षा न होने के पर अपनी रक्षा कैसे करते हैं? वाष्पीकरण से अपने आप को बचाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वृक्षों की जड़ें लंबी, छालें मोटी और पत्तियां छोटी व मोटी होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप से अपनी रक्षा करते हैं। आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले नींबू, संतरा और अंगूर आदि फलदार वृक्षों की छालों, पत्तियों का अवलोकन करके उनकी विशेषताओं को अपनी पुस्तिका पर लिखें। जीवन, मानव जीवन कैसा होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में? भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र, सीरिया की सभ्यताएं इसी प्रदेश में विकसित हुई हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि, अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता से मानव जीवन एवं रहन सहन ऊंचा, आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी ये प्रदेश काफी विकसित हैं। यहाँ के निवासी अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन प्रदेशों में फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, खनिज उद्योगों का विशेष महत्व है। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक एवं वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना, शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम तैयार करना यहाँ के अन्य प्रमुख उद्योग हैं। अपने परिवेश में कृषि आधारित उद्योग धंधों की सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा पाठ पूरा होता है। प्रश्न हमारा पहला है बच्चों, इस पाठ के हमारे प्रश्न अभ्यास पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शीतोष्ण घास प्रदेशों में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि शीतोष्ण घास के प्रदेश में खेती बहुत दूर तक अर्थात फार्म हाउस का क्षेत्र बहुत दूर तक फैला होता है, जिसे केवल मशीनों द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते? वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष नहीं बढ़ पाते और दूर दूर तक घास के मैदान नजर आते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दूध उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषता होती है? महाद्वीपीय जलवायु में जाड़े में कड़ाके की सर्दी और गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपाज कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़ देखिए, बाइसन उत्तरी अमेरिका का पशु है। टाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहते हैं। रेंज पशुओं का बाड़ा है। काउबॉय पशुओं को चराने वाला और किरगिज एक जनजाति है जो स्टेपी प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? यहाँ पर पछुआ हवाओं के चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, घास प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान होने के कारण पशुओं के चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, घास प्रदेश के लोग कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग न करें तो क्या परिणाम होगा? अगर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाए तो कृषि संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर खेत बहुत बड़े हैं तथा मजदूरों का अभाव भी एक मुख्य कारण है। भौगोलिक कुशलताएं, संसार के रिक्त मानचित्र पर निम्नलिखित प्रदेशों को अलग अलग रंग से छायांकित कीजिए। शीतोष्ण घास प्रदेश संकेत प्रेयरीज, स्टेपी, पंपाज, वेल्ड, सवाना तथा डाउन्स को हरे रंग से छायांकित करें। भूमध्य सागरीय प्रदेश संकेत उत्तर अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग पीले रंग से छायांकित करें। चौहान भैया अतर्रा वाले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।